हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डी.एच. लॉरेंस की पोएम जो है लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और फिर इसकी पैराफ्रेजिंग या एक्सप्लेनेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस रीड द पोएम। व्हेन विल द बेल रिंग एंड एंड दिस weariness? How long have they tugged the leash and stained apart my pack of unruly hounds? I cannot start them again on a query of knowledge they hate to haunt. I can hold them and urge them no more. तो ये जो है ये फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट स्टैंजा जो है इस पोएम का है। अगला जो है वो है No longer now can I endure the brunt of the books that lie out on the decks, a full 80 of several work that they have offered me. I am sick, and what on the earth is good of it all? What good to them or me? I cannot see. So shall I take my last dear fuel of life to heap my own soul, and kindle my will to a flame that shall consume their dross of indifference, and take the toll of their insults in punishments. I will not waste my soul and my strength for this. What do I care for that all they do amiss? What is the point of their teaching of mine and of this learning of theirs? It all goes down to the same abyss. What does it matter to me if they can write a description of a dog or if they can't? What is the point to us both? It is all my aunt, and yet I am supposed to care with all my might. I do not, and I will not. They won't, and they don't, and that's all. I shall keep my strength for myself. They can keep theirs as well. Why should we bear out? Why should we beat our heads against the wall of each other? I shall sit and wait for the bell. ये जो है ये जो है पोएम ये 6 स्टैंजास में है और 28 लाइन्स हैं इसकी। तो अब हम इसकी करते हैं एक्सप्लेनेशन। पहले थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये जो पोएम है ये टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो लॉरेंस ने लिखी थी, और वो अपनी कम्युनिटी में इतना फेमस नहीं था, या हम कहें नोटोरियस था, क्योंकि ही रिफ्यूज टू फाइट इन अ वॉर एंड मैरिड अ जर्मन वुमन. फॉर दिस रीज़न पीपल सस्पेक्ट हिम एज अ स्पाई, and he has to do the civilian jobs like teaching, because at that time there were not so many teachers available, so classes were very large. Lawrence poetry is often biographical, और वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसने इस पोएम में शेयर किया है. एंड दिस पोएम गिव्स अस टू अ ग्लिम्स इनटू द माइंड ऑफ अ टीचर. हमें बताती है कि एक टीचर जो है जब वो वियरीनेस से भरा हुआ होता है तो वो क्या सोचता है. तो लॉरेंस वॉज वेरी ऑनेस्ट राइटर. ही वॉज नॉट गोइंग टू प्रिटेंड दैट ही फाउंड द अनटाइडी एसेज ऑफ हिज पीपल वर्थ रीडिंग. वो उसको उन पर बहुत गुस्सा आता है, और वो इस चीज़ को जानता है कि द पीपल जो हैं दे आर नॉट, या स्टूडेंट्स जो हैं दे आर नॉट इन्जॉय इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग विच ही इज़ नाउ टीचिंग एज अ सब्जेक्ट इन दोज डेज. तो इसलिए ये पोएम जो है वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है पढ़ना, कि इट शोज़ अबाउट द वियरीनेस एंड द पर्पसलेसनेस ऑफ द वर्क विच ही इज़ डूइंग एट दैट टाइम. तो अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं या एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. तो जो ये फर्स्ट स्टैंजा है इसमें 5 लाइन्स हैं, और इसमें जो फर्स्ट लाइन है वहीं से हम पहले स्टार्ट करेंगे. व्हेन विल द बेल रिंग एंड एंड दिस weariness. तो ये एक क्वेश्चन है जो पोइट के दिमाग में आया है. वो जो पूछ रहा है कि कब ये जो काम है ये ख़त्म होगा, और ये दिन जो है जो इतना लंबा हो गया है, और क्योंकि ये लास्ट लेसन है इस आफ्टरनून का, इस डे का, ये कब ख़त्म होगा. क्योंकि उसको लगता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी फ्रूटफुल प्रोसेस. इसमें कोई भी फ़ायदा जो है वो किसी को भी नहीं होने वाला है, और वो इस टेंशन को ख़त्म करना चाहता है, इस वियरीनेस को ख़त्म करना चाहता है. इसलिए उसने फर्स्ट जो लाइन है उसी में एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछ लिया है
कि कब ये बेल ख़त्म होगी और ये पीरियड जो है या ये टाइम जो है ये ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड लाइन में वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स को कंपेयर करता है विद द डॉग्स, या जो अनट्रेंड डॉग्स हैं उनके साथ कंपेयर करता है और अपने आप को एक शिकारी की तरह शो करता है। और वो कहता है कि वो कब तक इनको इस क्लास में बांध सकता है, यानी कि कब तक वो उनको पढ़ाई की तरफ खींच सकता है, जबकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग दैट नॉलेज। तो उनको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो उस नॉलेज की तरफ या उसको लेने की तरफ उनका कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। तो पोइट कहता है कि वो बच्चों को एक डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा है। वो डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स गेनिंग नॉलेज, बट दे आर नॉट एट लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट प्रोसेस। और वो उनकी जो डायरेक्शन है वो कुछ और है, वो कहीं और ही जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में रिटोरिक क्वेश्चन का यूज़ किया है लाइन 1 में, और उसके बाद ही सेकेंड लाइन में मेटाफर जो है वो यूज़ किया गया है, जिसमें कि वर्ड यूज़ किए हैं अनरूली हाउंड्स। तो अब बात आती है सेकेंड स्टैंजा की। सेकेंड स्टैंजा जो है इट इज़ ऑफ 6 लाइन्स। तो इसमें पोइट जो है वो अटेंशन जो है डाइवर्ट कर रहा है टुवर्ड्स की रिटन वर्क विच इज़ प्रेजेंटेड टू हिम बाय द स्टूडेंट्स। तो वो कैसा काम है, वो क्या किया है उन्होंने, बच्चों ने जो काम किया है, जो बुक्स उसके सामने पड़ी हुई हैं उसके टेबल पे जिसको उन्हें चेक कर रहा है, वो बिल्कुल इतनी अनटाइडी हैं और इतने गंदे तरीके से उस पर काम किया गया है। उसको लगता है कि ये उसके लेबर के, उसकी जो लेबर है या जो उसने पेन ली है उनको पढ़ाने में या उनसे काम करवाने में, ये उसके लिए एक जो इंसल्ट की तरह है। यानी द वर्क विच द स्टूडेंट्स हैज़ डन फॉर हिम इज़ लाइक अ इंसल्ट टू हिम। तो क्योंकि उन्होंने काम जो है वो बहुत गंदे तरीके से किया है, वो जो है ब्लॉटेड हो गया है सारा काम जो है, तो वो उसको कहता है कि ये काम जो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया है, ये इससे मैं बहुत ही तंग आ गया हूँ, आई एम सिक ऑफ इट। और इसका क्या फ़ायदा है? व्हाट ऑन द अर्थ इज़ द गुड ऑफ इट ऑल। इसका कोई फ़ायदा नहीं है जो इन्होंने काम किया है, ना तो इसका फ़ायदा इन लोगों को है जिन्होंने काम किया है और ना ही इसका फ़ायदा मुझे है, क्योंकि ये काम जो है वो इतना गंदा है और इतना अनटाइडी मैनर में किया गया है कि वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। द टीचर फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द गुड देयर कुड बी इन देयर फ्यूटाइल टीचिंग एंड लर्निंग। थर्ड स्टैंजा में पोइट ने अब ये डिसाइड कर लिया है, ही हैज़ नाउ एक्सप्रेस्ड द फर्म डिसीजन दैट ही हैज़ टेकन। ही सेज दैट ही विल नो लॉन्गर वेस्ट द फ्यूल of his life, that is the energy which is the fuel of his life, which he values so much. He will not use this fuel to kindle the flame in his soul. This flame will consume or burn down all the dross of indifference he has received from his students. यानी कि जितनी भी जो उसकी एनर्जी है वो इन बच्चों के लिए यूज़ जो वो कर रहा है, अब वो काम नहीं करेगा, वो उसको सेव करेगा और अपने लिए बचा के रखेगा, क्योंकि these students are not worth of it. He ends this stanza by saying that he is no longer going to be punished by their careless work. वो अपने आप को पनिश नहीं करेगा उनके काम से, जो उन्होंने काम उसको ऑफ़र किया है उसको चेक करके या उस पर एनर्जी वेस्ट करके वो अपने आप को पनिश जो है वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो पोइट ने जो यूज़ किया है दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ आयरनी। आयरनी क्या है कि पहले क्या था कि बच्चे जो हैं वो पहले टीचर पनिश करते थे, अब क्या है बच्चों ने अपना काम जो है वो इतना गंदा किया है कि टीचर को फील हो रहा है कि वो उसको पनिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आयरनी का जो है वो यूज़ पोइट ने किया है। आयरनी होती है जब हम कहते कुछ हैं लेकिन हमारा मतलब जो है वो कुछ और होता है। अब बात करते हैं स्टैंजा 4 की। स्टैंजा 4 में है, पोइट कहता है टीचर डिसाइड कर लेता है कि नाउ ही इज़ नॉट गोइंग टू वेस्ट हिज physical strength and spiritual strength on something that is not worthwhile. I will not waste my soul and my strength for this. यानी कि ये जो काम है या जो इनको टीचिंग का जो प्रोसेस है, इसमें मैं अपनी एनर्जी जो वेस्ट वो नहीं करना चाहता हूँ। बिकॉज वट डू आई केयर फॉर ऑल दैट दे डू अमिस। जो भी मैं उनके लिए करता हूँ वो दैट इज़ नॉट वर्थ वाइल, दे आर नॉट कैपेबल टू गेट ऑल दीज एफर्ट्स फ्रॉम मी। पोइट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो पढ़े
या ना पढ़ें। उसको लगता है कि उसका उनको पढ़ाने का जो है वो कोई भी फ़ायदा नहीं है, यानी कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ टीचिंग ऑफ माइन, यानी मेरे पढ़ाने का उनको क्या फ़ायदा है, एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ देयर, और उनको ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा है जिससे उनको कोई भी जो है उसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनके अंदर जो है वो नहीं होने वाली है। और ये जितना भी मेरा एफर्ट है ये सब जो है इट इज़ नाउ गोइंग टू द अबाइस। अबाइस यानी कि ऐसा होल जिस पे कुछ भी डाल दो तो वो अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे पोइट ने ये बताने की कोशिश की है कि वो जितना मर्जी एफर्ट लगा ले, ही नथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन टू दीज स्टूडेंट्स, ऑल हिज एफर्ट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। अब फिफ्थ स्टैंजा जो है ये दैट इज़ ऑफ 4 लाइन्स, और इसमें पोइट कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो एक डॉग की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यानी कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो क्रिएटिव राइटिंग की क्लास ले रहा है जिसमें वो बच्चों को डिस्क्रिप्शन लिखना सिखा रहा है, एंड द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। वो उसको लिखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और वो कहता है कि मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसको डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, या फिर वो क्रिएटिव राइटिंग के स्किल को जो है वो सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं। वो कहता है कि व्हाट इज़ द पॉइंट टू अस बोथ, इट इज़ ऑल माई आर्ट। तो इट इज़ ऑल माई आर्ट्स जो है एक फ्रेज़ है जिसमें यूज़ किया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टीचिंग दैम मोर। तो पोइट कहता है कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बट स्टिल बीइंग अ टीचर he is supposed to give his best care to the students, but how can one take care of someone who does not want to be cared for? यानी कि वो फिर भी उनकी कैसे परवाह कर सकते हैं जो ये चाहते हैं कि वो उनकी परवाह बिल्कुल ना करे या उन पे अपनी टाइम और एनर्जी जो है बिल्कुल वेस्ट ना करे। तो ये है फिफ्थ स्टैंजा। अब देखते हैं सिक्स स्टैंजा। सिक्स स्टैंजा जो है दैट इज़ ऑल्सो 4 लाइन्स। आई डू नॉट एंड आई विल नॉट, दे वोंट एंड दे डोंट एंड दैट्स ऑल। तो वो कह रहा है कि टीचर ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि नाउ ही विल नॉट केयर एंड ही इज़ गोइंग टू कीप ऑल ही स्ट्रेंथ टू हिमसेल्फ। वो सारी अपनी एनर्जी जो है अपने तक ही रखेगा। ही नोज़ दैट हिज लर्नर्स विल नॉट केयर नो मैटर वॉट ही डज। उनके बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो उनकी कितनी परवाह करता है या वो उन पर कितनी अपनी एनर्जी और अपना फ्यूल जो है स्ट्रेंथ का वो वेस्ट कर रहा है। तो वो डिसाइड करता है कि ही विल नॉट टेक केयर ऑफ देम एनी मोर। तो अब वो कहता है कि बैंग माई हेड अगेंस्ट द वॉल। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि क्यों मैं अपना सिर जो है एक ऐसी दीवार के साथ पटकता रहूं जिस पे कोई असर होने वाला नहीं है। द पोइट सेज दैट देयर इज़ नो नीड फॉर द टीचर और द स्टूडेंट टू बीट देयर हेड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के साथ सिर पटकना या एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी वेस्ट करने में कोई भी फन नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। ही हैविंग मेड दिस डिसीजन द टीचर सिट्स डाउन इन द क्लास एंड वेट्स फॉर द लास्ट बेल टू गो। तो ये थी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। अब कुछ ये ग्लॉसरी है इसकी, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। और कुछ पोएम्स हैं D.H. लॉरेंस की जो बहुत ही फेमस हैं, वो उसके लिए आपको एक थोड़ा सा इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो दे दूँगी। अगर इफ़ यू वांट टू लर्न और स्टडी और रीड एनी ऑफ दिस पोएम यू कैन गो फॉर इट। इससे आपको थोड़ा सा लॉरेंस के बारे में, उसकी राइटिंग के बारे में पता चल जाएगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, टेक्सचुअल क्वेश्चंस की, लिटरेरी डिवाइसेस की जो इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। तो तब तक आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और एंड कीप रीडिंग।